Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course of Calculus of Variations, जिसका कोड जो है you know it MTH 485 है। आज Calculus of Variations का 31st लेक्चर, सेकेंड लास्ट लेक्चर जो कि है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज इनफैक्ट 31st लेक्चर में क्विकली हम जो है सबसे पहले I will discuss one of the example in which I will apply the Ritz method but on the constraint problems। जितने भी रिट्स मेथड जो कि डायरेक्ट मेथड्स की कैटेगरी में आता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में, उसमें हमने जितने भी प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स कंसीडर की थी या फाइनाइट डिफरेंसेस मेथड जो हैं, दो ही मेथड डायरेक्ट मेथड्स हमने किए हैं, उसमें भी जो एग्जांपल्स की थी वो कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स नहीं थे। यानी कि कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स आपको पता है, यू आर फेमिलियर विद कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स कि आपको एक फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री कंडीशंस एज वेल एज गिवन अनदर फंक्शनल जो कि उसके एक्सट्रीम कर्व्स पे सम फिक्स्ड वैल्यू जो है अज्यूम करता हो, और उस फंक्शनल का ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिमल वैल्यू हो। और इसके आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं, ऑल आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स आर लाइज अंडर द कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स। इसी कैटेगरी में जो है ये कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आप सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रिट्स मेथड है वो कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स पे किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। ऑफ कोर्स कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करने की जो टेक्निक सीखी हुई है वो यही है कि हम ऑक्सिलरी फंक्शनल कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑक्सिलरी फंक्शन किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने जिस फंक्शनल को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शनल, यू डिफाइन अनदर फंक्शनल बेस्ड ऑन द इंटीग्रेंट ऑफ जो कि हम नॉर्मली एफ से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेंट ऑफ द फंक्शनल विच यू हैव टू मिनिमाइज प्लस लैम्डा लैग्रेंज मल्टीप्लाइड, नॉर्मली इसको हम कहते हैं, प्लस लैम्डा इनटू द इंटीग्रेंट ऑफ द कंस्ट्रेंट फंक्शनल जो कि नॉर्मली जी से डिनोट किया जाता है। इसके थ्योरम्स जो हैं वो मैंने प्रूफ नहीं किए थे, मैंने सिर्फ आपको कहा था कि प्रूफ एग्जैक्टली सेम ही है जैसे हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के फर्स्ट प्रॉब्लम्स फर्स्ट लेक्चर्स में नेसेसरी कंडीशंस जो है वो ड्राइव की थी। आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो है, ऑफ कोर्स आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो है वो लैम्डास पे डिपेंड करती हैं। तो पहले तो ये हम करेंगे कि आपका जो है एक एग्जांपल कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम वाली उस पे रिट्स मेथड अप्लाई करेंगे, और ऑब्वियसली लैम्डास जो हैं वो रोल प्ले करेंगे आपका जो अप्रॉक्सीमेशन, इवन अप्रॉक्सीमेशन जो आएगी उसमें भी, और लैम्डास की वैल्यूज़ जो हैं वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी। आफ्टर दैट आई विल कंसिडर, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि मैं एसएल सिस्टम की आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस जो हैं उनके आइगन फंक्शंस कहूँ या आइगन वेक्टर्स कहूँ, दीज आर द सेम थिंग्स, उनकी अप्रॉक्सीमेशन बाय यूजिंग वेरिएशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इन अदर वर्ड्स मैं आपको ये शो करूँगा कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस जो हैं स्टर्म ल्यूविल सिस्टम के, वो जो हैं वो एक वेरिएशनल प्रॉब्लम के कोरस्पॉन्ड मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन इनफैक्ट मैक्सिमाइजेशन तो नहीं बनेगा, एक वेरिएशनल प्रॉब्लम मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा और उसको साबित करूंगा कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द स्टर्म ल्यूविल सिस्टम जो है वो इनफैक्ट इस वेरिएशनल प्रॉब्लम का मिनिमाइजेशन जो है वो हम करके अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं या एग्जैक्ट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। उसकी एक दो एग्जांपल्स करूंगा। फिर एक और डायरेक्ट मेथड जो है जो कि गैलेरिकन डायरेक्ट मेथड है, इसका जस्ट आइडिया मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू बिकॉज के ये जो गैलेरिकन मेथड का आइडिया है वो रिट्स मेथड की ही एक्सटेंशन है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह है। एंड ऑफ कोर्स आपका कोर्स जो है वो ख़त्म हो गया, जो मैंने कंटेंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, सेकंड लास्ट लेक्चर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर जो है वो रिवीजन का, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें और सब चीज़ें जो हैं वो
हम डिस्कस कर लें सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। और एक बात लास्ट में ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का कोर्स है ना, ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है। मैथमेटिक्स हैज़ बीन डेवलप्ड सो फार क्वाइट रैपिडली। काफ़ी मैथमेटिशियंस, बेशुमार मैथमेटिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, न्यू प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ। सो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी कोर्स। After doing that course or after passing that course, you will be able to understand the terminologies of the variational problems, variational inequalities भी कहते हैं, variational problems भी कहते हैं, और calculus of variations भी कहते हैं. Let's see what we have in today's lecture. Today we are going to start 31st lecture of calculus of variations. And I am going to start with an example. That example, of course, constraint ये problem है. Consider the variational problem. We have to find maximize or minimizing curve for this functional which satisfies these boundary conditions. और इस तरह की boundary conditions जो हैं इनको हम homogeneous, ये मैंने पहले भी बताया था, इनको हम क्या कहते हैं, ये homogeneous boundary condition है. BCS stands for the boundary conditions, and we have to find out the extreme values of this functional subject to this one. This is our another functional, let's say k of y, and this is our g, और ये हमने सीखा हुआ है, ये हमारा j of y है, and this is our f. तो ऑक्सिलरी फंक्शनल जो है वो आई ऑफ वाई से मैं डिनोट करता हूँ. ये मुझे पता है कि इंटीग्रेंट जो मैं आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी बता रहा था, इंटीग्रेंट ऑफ द फंक्शनल विच वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, वो ये लिखा हुआ है, देखें, माइनस और प्लस लैम्डा, इट डजंट मैटर, माइनस और प्लस लैम्डा डजंट मैटर, आप प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, माइनस लैम्डा इंटीग्रेंट ऑफ द कंस्ट्रेंट subject to which we have to maximize or minimize the given functional. तो ये lambda y square. So this is what I was talking about कि ये auxiliary जो है ये functional, ये. So this is auxiliary functional. अब इसको डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और इनफैक्ट क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी चूज सच एन एग्जांपल विच हैव द डायरेक्ट, उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता हो. लेट मी रिकॉल यू कि ये एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की, आयलर लैग्रेंज इक्वेशन जो है वो क्या होगी, वो नाउ दिस इज योर फंक्शनल, इसी का, इसको मैं लेट्स से एल कह लेता हूं. तो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई प्राइम इक्वल्स नॉट, यही आयलर लैग्रेंज होगी. अगर एल में डाल दूं तो एफ में, इन टर्म्स ऑफ एफ में, एफ ऑफ वाई माइनस डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ वाई प्राइम, ये मेरा एफ है. अब प्लस लैम्डा होता है यहाँ पे माइनस साइन से, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा. आपका क्या होता है, जी ऑफ वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई प्राइम इक्वल्स नॉट. एफ और जी की टर्मिनोलॉजी में यही आयलर लैग्रेंज इक्वेशन, अगर मैं एल इक्वल्स एफ प्लस लैम्डा जी रख लूँ तो ये आयलर लैग्रेंज इक्वेशन इसमें ट्रांसफॉर्म होती है, और ये हमने किया हुआ है. इफ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय डायरेक्ट मेथड, देन we have to calculate these partial derivatives and substitute these derivatives into this Euler-Lagrange equation, and we have to solve the Euler-Lagrange equation. लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है. अल्टीमेटली एट द एंड बाय यूजिंग दिस वन मैं आपको सिर्फ एग्जैक्ट सोल्यूशन दे दूंगा. आपका काम ये है, यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव इनटू दिस Euler-Lagrange equations and get that solution, क्योंकि मैंने कंपेयर भी करना है. So let us take the following functions as basis.
अब ये फंक्शंस जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं और बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए. वी कैन चेक दैट फाई ऑफ नॉट 0 ये भी 0 है, इस x की वजह से 0 होगा, एंड फाई ऑफ नॉट 1 जो है वो भी 0 है क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. सिमिलरली फाई ऑफ 1 भी जो है वो भी नॉट पे 0 है और फाई ऑफ 1 जो है वो 1 पे, बोथ जो है ये 0 है. बोथ फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑल्सो. अब आप इतने मेच्योर हैं कि आप इनको चेक कर सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है. अगर आपको नहीं आता, लेट मी टेल यू कि आप रॉस्कियन जो है वो कैलकुलेट करते हैं फॉर द फंक्शंस टू चेक वेदर द गिवन फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट. अब मेरा क्या काम है कि मैंने अप्रॉक्सीमेशन y1 जो है ये बनानी है. y1 अप्रॉक्सीमेशन जो है, क्योंकि दोनों फंक्शंस जो हैं इंटरपोलेट कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस को, दोनों फंक्शंस जो हैं वो मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट है. सो y1 विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज phi naught and phi 1. So first approximation is alpha naught phi naught plus alpha 1 phi 1 जो कि ये है. अब ये approximation मैंने कर ली है y1. Now I have to calculate the auxiliary function. अगर ये constraint problem ना होता तो हम last lecture में जो examples हम करते हैं we put this approximation as a function into the functional. अब ये क्योंकि constraint problem है तो ये हमने auxiliary functional जो है, जो कि ये functional है, इसमें substitute करना है y1 को. क्या मैं कह रहा हूं, हमने ये calculate करना है 0, मैंने I have to check 0 to 1 y1 prime square minus lambda y1 square dx. इसको कैलकुलेट करना है. y1 प्राइम जो है वो मुझे यहाँ से इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, विच इज अल्फा नॉट 2x माइनस 1 प्लस अल्फा 1 3x स्क्वायर माइनस 2x. अब इनका स्क्वायर करने से x का इंटीग्रल, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बार बार बताया था कि जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा y1 और y1 प्राइम और उनका स्क्वायर्स लूंगा तो एवरी इंटीग्रल जो है 0 to 1 वो x स्क्वायर फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेट किया जा सकता है. सो अल्टीमेटली मेरा i ऑफ y1 जो कि इसके इक्वल है, माई i ऑफ y1 विल बी अ फंक्शन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा नॉट. वो ये i ऑफ y1 जो है सिंप्लीफिकेशन से और इंटीग्रेशन के बाद, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद x कहीं भी नहीं होगा, अल्फा नॉट और अल्फा 1 की शेप में होगा, वो ये यहाँ पे लिखा है. नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एग्जांपल एंड द प्रीवियस एग्जांपल. ऑफ कोर्स इस एग्जांपल में क्योंकि ये कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम था, हमारे पास लैम्डा आ रहा है. लास्ट लेक्चर में जितनी भी एग्जांपल्स की थी उसमें हमारे पास लैम्डा कोई नहीं था. इसका मतलब ये हुआ कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम ये जो अलजेब्राइक मेरा फंक्शन आ गया है, इसको हम इसका मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का मतलब क्या है कि आई विल कैलकुलेट पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फा 1, इसको 0 करूंगा, और पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फा नॉट जो है उसको 0 करूंगा. अब ऑफ कोर्स पार्शियल आई, फॉर एग्जांपल पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फा नॉट जो है वो मैं कैलकुलेट करूंगा. दैट विल 2/3 अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1, दिस विल बी 0 प्लस 0 माइनस लैम्डा 1/15 अल्फा नॉट प्लस 1/30 अल्फा 1 प्लस 0. इसको इक्वेट 0 करूंगा. नाउ दिस विल बी एन इक्वेशन इन अल्फा नॉट
and alpha 1 as well as I have lambda. इसी तरह की एक और इक्वेशन मेरे पास पार्शियल I ओवर पार्शियल अल्फा 1 जो है ये मेरे पास आएगी. पार्शियली डेरिवेटिव लेने से इसका विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 वो भी एक इक्वेशन मेरे पास आएगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा नॉट एंड अल्फा 1. वो इक्वेशंस जो है इक्वेट करूंगा मैं जीरो के. एक ये मैंने लिखी हुई है अल्फा नॉट कॉमन लेके, अल्फा 1 कॉमन लेके, एक ये पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फा नॉट ये इक्वेशन है, पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फा 1 जो है वो ये इक्वेशन है. ठीक है, इनको वेरीफाई भी किया जा सकता है. लेट्स से कि पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फा नॉट तो मैंने कैलकुलेट किया था पिछली स्लाइड पे. लेट्स से कि कैलकुलेट करें पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फा 1. अब अल्फा 1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1/3 अल्फा 1/3 बनेगा प्लस 4/5 1/3 मल्टीप्लाई होकर 4/15 बन जाएगा. अल्फा 1 माइनस लैम्डा अल्फा नॉट बाय 3 प्लस माइनस लैम्डा 2/105 अल्फा 1. अब इनको मैं सिंप्लीफाई करूं, ये देखें अल्फा नॉट जो है उससे मैं कॉमन लूं, अल्फा नॉट ये बन रहा है, अल्फा नॉट की ये वैल्यू है और एक वैल्यू जो है यहां से अल्फा नॉट की 1/3 वाली आ रही है. यहाँ पे ये नॉट है क्योंकि ये एक्सप्रेशन यहाँ से आ रहा था. अल्फा नॉट ये तो कांस्टेंट है, अल्फा 1 का पार्शियल डेरिवेटिव ये 1 होगा तो अल्फा नॉट बाय 3 आ रही है. सो अल्फा नॉट में अल्फा नॉट वाली टर्म्स कौन सी हैं, ये हैं और ये हैं. अल्फा नॉट में कॉमन अगर लूँ यहाँ से अल्फा नॉट 1/3 माइनस लैम्डा ओवर 30 एग्जैक्टली यही यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस अल्फा 1 अगर अल्फा 1 वाली ये वाली टर्म्स हैं 4/15 माइनस 2 लैम्डा ओवर 105 इक्वल्स नॉट ये आ. अब इन से मैंने वैल्यूज डिटरमिन करनी है अल्फा नॉट और अल्फा 1 की. इन इक्वेशंस में मेरा लैम्डा भी जो है वो भी इन्वॉल्व है. अब ये देखें ये राइट हैंड साइड्स जो हैं इन दोनों इक्वेशंस की वो जीरोस हैं. इट मींस इट इज अ होमोजेनियस सिस्टम. ए एक्स इक्वल्स नल वेक्टर और इस तरह का लॉजिक जो है हमने कई बार अपने लेक्चर्स में यूज किया है. वेयर ए आपका क्या है, ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है. अल्फा नॉट का कोफिशिएंट क्या है 2/3 माइनस लैम्डा ओवर 15. अल्फा 1 ये फर्स्ट रो में लिख रहा हूं ए की 1/3 माइनस लैम्डा ओवर 30 दिस वन. अब ये क्या है 1 बाय अल्फा नॉट 1/3 माइनस लैम्डा ओवर 30 और सेकंड रो और सेकंड कॉलम की एंट्री क्या है 4/15 माइनस 2 लैम्डा ओवर 105. ये ए है. एक्स मेरा क्या है C1 अल्फा नॉट अल्फाज है मेरे पास अल्फा नॉट एंड अल्फा 1 और ऑफ कोर्स नल वेक्टर मेरा जो है वो 0 0 है. तो ये जो दो इक्वेशंस हैं ये रिड्यूस हो जाती हैं इस होमोजेनियस सिस्टम में विद दिस ए. एंड नाउ वी वांट दिस होमोजेनियस सिस्टम टू हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. Homogeneous system AX equals naught will have AX equals null vector will have non-trivial solution if and only if determinant of A equals 0. ये जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेट्स से द अदर केस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 इसका मतलब ये होगा कि ए इज इन्वर्टिबल. ए इन्वर्टिबल हो गया
ए इन्वर्टिबल अगर होगा तो इस सिस्टम का सोल्यूशन x इक्वल्स ए इनवर्स नल वेक्टर आएगा और x जो कि सोल्यूशन हमने निकाले हैं वो नल वेक्टर आएंगे। नल वेक्टर आने की वजह से हमारी y1 अप्रोक्सीमेशन जो है वो भी नल बन जाएगी, जो कि ट्रिवियल सोल्यूशन है हमारे गिवन प्रॉब्लम का, एंड वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द ट्रिवियल सोल्यूशन। So that's why we have this condition कि in order to get the non-zero values of alpha naught and alpha 1, we should have the determinant of this matrix equals 0. Singular होना चाहिए matrix A जो है, matrix of coefficient P से कहते हैं linear algebra की language में। अब इस determinant को, इसका determinant अगर मैं 0 करूं, so I will have an इक्वेशन जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये डिटर्मिनेंट फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी 0। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके यू कैन चेक इट कि आपके पास यही इक्वेशन आएगी। अब इस ये इक्वेशन जो है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल हैव टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डास। लैम्डास की दो वैल्यूज जो हैं पॉसिबल वैल्यूज वो इसकी हो सकती हैं, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई हैं। लैम्डा 1 इक्वल्स 10 एंड लैम्डा 2 इक्वल्स 42। इन दोनों वैल्यूज के कोरस्पोंड आई विल चेक कि मेरा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है या नहीं आता। मे भी किसी एक वैल्यू के लिए आए, दूसरी वैल्यू के लिए ना आए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द फर्स्ट वैल्यू, यानी कि लैम्डा 1 इक्वल्स 10 यूज करें। लेट्स से कि यहाँ पे लैम्डा 1 इक्वल्स 10 यूज करते हैं। पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फा नॉट इक्वल 0 वाली इक्वेशन में वो इक्वेशन बन जाएगी अल्फा नॉट 2/3 माइनस 10 over 15 प्लस अल्फा 1/3 माइनस 10 over 15 1/3 ही बन जाएगा इक्वल 0। अब यहां पे ये क्या, ये तो अल्फा 1 जो है ये वैसे ही 0 हो जाएगी टर्म, प्लस ये अल्फा नॉट इंटू सम कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट आएगा। ये क्या, ये भी 5 2 5 3s ये भी कैंसिल हो गई। नो इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही फ्रॉम दिस इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम देखते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन दे दे। सेकंड इक्वेशन जो है वो दैट विल बिकम अल्फा नॉट 1/3 माइनस 1/3, अल्फा नॉट तो 0 होगी, प्लस अल्फा 1 4/15 माइनस 20/105 इक्वल 0। अब ये एक नॉन जीरो नंबर है, अल्फा 1 इंटू सम नॉन जीरो नंबर, सम नॉन जीरो नंबर जो कि ये इसको कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, वी विल हैव अल्फा 1 इक्वल 0। अल्फा 1 इक्वल 0 आ रहा है और अल्फा नॉट पहले ही 0 हो गया था, इसका मतलब है अल्फा नॉट इज आर्बिट्रेरी, ये आर्बिट्रेरी है। अल्फा 1 तो 0 हो रहा है, अल्फा नॉट जो है ये आर्बिट्रेरी है, यही नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के कोरस्पॉन्ड होगा। ये यहां पे लिखा हुआ है अल्फा 1 इक्वल 0, अल्फा नॉट आर्बिट्रेरी, और ये इस तरह आर्बिट्रेरी आ रहे हैं, ऐसे ही नहीं मैंने लिख दिया हुआ कि आर्बिट्रेरी। इट रिमेन्स टू शो दैट कि लैम्डा इक्वल्स टू जो 42 है, ये अगर वैल्यूज यहां पे डालें तो आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो नहीं आता। ये आई हैव डन दिस कंप्यूटेशन, लेकिन मैं यहाँ पे करना नहीं चाह रहा कंप्यूटेशन, क्योंकि आई विल नॉट हैव एनफ टाइम टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सो आई विल लीव इट टू यू कि आप लैम्डा इक्वल्स टू के कोरस्पॉन्ड लैम्डा इक्वल्स टू 42 यहाँ पे डालें एंड सी कि आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है या नहीं आता। एनी हाउ हमारा जो y1 था, विच वन अल्फा नॉट फाइ नॉट प्लस अल्फा 1 फाइ 1, और फाइ 1 और फाइ नॉट जो है ये हमें पता था यहाँ पे। बाय दिस सोल्यूशन वी हैव y1 इक्वल्स अल्फा नॉट इंटू
फाई नॉट, दिस इज द अप्रॉक्सीमेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। हेंस दिस इज द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ, किसकी अप्रॉक्सीमेशन है ये, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वाई हैट की। और वाई हैट क्या है, जो कि गिवन फंक्शनल को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहा है, किस तरह, कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम के साथ, बाउंड्री कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहा है और कंस्ट्रेंट भी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे अब मैंने ये अल्फा नॉट इज स्टिल y1 इक्वल्स अल्फा नॉट x इंटू 1 माइनस एक्स जो है, स्टिल जो है मेरा जो है अल्फा नॉट कांस्टेंट इन्वॉल्व है इसमें। मैंने कंस्ट्रेंट बाउंड्री कंडीशंस तो मैंने यूज कर ली थी, मैंने कंस्ट्रेंट कहीं यूज नहीं किया। तो ये जो है ये मैं कंस्ट्रेंट की इंफॉर्मेशन यूज करूंगा। कंस्ट्रेंट मेरा ये है 0 to 1 y1 स्क्वायर, इनफैक्ट कंस्ट्रेंट ये था 0 to 1 y स्क्वायर dx इक्वल्स 1, ये कंस्ट्रेंट मुझे दिया गया था। तो मैंने ये जो है इसको अप्लाई करना है y1 के लिए एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द अल्फा नॉट। इस इक्वेशन को मैं इजीली, अल्फा नॉट क्योंकि कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x जो है, इससे x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन और जो है x 5/5 बनेगा प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस 2x 4/4, ये जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल बनेगा, इंटीग्रेशन बनेगी। अब इस इंटीग्रेशन पे 0 और 1 मैंने अप्लाई करना है, यू विल अप्लाई दिस वन, उसको इक्वल्स 1 करेंगे और अल्फा नॉट स्क्वायर है यहाँ पे, तो अल्फा नॉट स्क्वायर जो है, अल्फा नॉट स्क्वायर विल बी 1 माइनस द वैल्यू ऑफ दिस वन जो कि कोई रियल नंबर होगी, और एंड यू विल सी कि अल्फा नॉट अल्टीमेटली जो है अल्फा नॉट मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 30 कैलकुलेट करने से मेरे पास ये वैल्यू जो है अल्फा नॉट की आ रही है। सो आई हैव द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द y hat which was the solution of 0 to 1 y1 prime square dx y of 0 equals y of 1 equals not, subject to this constraint y hat minimization, उसकी approximation जो है वो मेरे पास ये आ गई। ठीक है, अब अगर इसी प्रॉब्लम की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी फंक्शनल मैंने लिखा था, ऑक्सिलरी फंक्शनल के साथ अगर मैं इस इक्वेशन को आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन जो है वो लिखूं, वो ये आती है, और इसको मैं सॉल्व करूं with analytical solution satisfying the boundary conditions as well as the constraint, this constraint, हमारे पास analytical solution जो है वो ये आता है। That's what I was talking about कि you have to calculate the analytical solution or exact solution by yourself। ये आपको आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आप एग्जैक्ट सॉल्यूशंस जो हैं वो कैलकुलेट करना, जो कि लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखे हुए हैं, वो आप करेंगे। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सट्रीमम वैल्यू, वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने फॉर एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस, तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शनल में y1 स्क्वायर, फंक्शनल यही था ना, j ऑफ y इक्वल्स y1 प्राइम स्क्वायर, y1 अप्रॉक्सीमेशन है, y1 हमारा निकल चुका है, इसका प्राइम निकाल के 0 to 1 इंटीग्रल में, और ऑटोमेटिकली ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका जो है बाउंड्री कंडीशंस को। तो आप जो है इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर लें, जो रियल नंबर आएगा दैट इज द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस की और एग्जैक्ट सॉल्यूशन की। यहाँ पे x भी है जो कि मिसिंग था। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दोनों के अप्रॉक्सीमेशन और जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू जो मैंने अभी आपको दिखाई है वो प्लॉट किया हुआ है।
इस ग्राफ पे जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन जो ये जा रही है, ये वाली सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एज यूजुअल हमारे एग्जैक्ट सॉल्यूशन को। जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये अप्रोक्सीमेशन, यानी कि दिस इज आवर y1 x एंड दिस इज सॉलिड लाइन, दिस इज आवर एग्जैक्ट सॉल्यूशन y ऑफ x। अब इनका एरर जो है वो भी मैंने प्लॉट किया हुआ है। ये एरर जो है, ये देखें, एरर सर्टेन पॉइंट्स पे एग्जैक्टली एरर 0 है, इंटरपोलेट कर रहा है आपका, और नेग्लिजिबल एरर है एज एविडेंट फ्रॉम दिस फिगर। इसकी बेटर अप्रोक्सीमेशन की जा सकती है अगर आप y2 जो है x इक्वल्स अल्फा नॉट फाई नॉट प्लस अल्फा 1 फाई 1 प्लस अल्फा 2 फाई 2 इस तरह बढ़ाते जाएं। फंक्शंस जो है रिट्ज मेथड में, ये हमें पता है, अगर हम जो सब स्पेस है mn जो कि स्पैन ऑफ सर्टन फंक्शंस है, उसमें फंक्शंस, इसकी डायमेंशन, अगर मैं डायमेंशन ऑफ mn अगर मैं इंक्रीज करूं तो वो बेटर अप्रोक्सीमेशंस की तरफ लेके जाती है। ठीक है, और आइडिया ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन ये मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह सिखाया था। आइडिया इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो द आइडिया कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। अगर आइडिया आपको पता है तो आप इजीली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हमारा गैलेरिकन्स मेथड के बारे में मैंने स्लाइड जो है वो प्रिपेयर की हुई है। जैसे मैंने शुरू में लेक्चर के कहा था कि गैलेरिकन्स मेथड जो है ये कोई नए मेथड्स नहीं है। इनफैक्ट द डिफरेंस बिटवीन द रिट्ज मेथड एंड दैट ऑफ गैलेरिकन मेथड इज इनफैक्ट दैट कि आपका जो रिट्ज मेथड होता है ये y हैट को अप्रॉक्सीमेट करता है, वेयर एज गैलेरिकन मेथड जो है, ये जो डिफरेंस आता है एग्जैक्ट सोल्यूशन में और अप्रॉक्सीमेट रिट्ज मेथड से जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। रेजिडुअल जो एरर या रेजिड्यू जो आ रहा होता है उसको एज अ फंक्शनल ट्रीट करके उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स अगर रेजिड्यू जो है वो मिनिमाइज होगा तो अप्रॉक्सीमेशन हमारी बेटर एंड बेटर होगी। सो द डिफरेंस बिटवीन द रिट्ज मेथड एंड दैट ऑफ गैलेरिकन्स is in the fact that the latter addresses the differential equation from the variational problem. Ritz method, Glaricans method minimizes the residual of the differential equation integrated over the domain with a weight function. कोई weight function हम decide करते हैं कि weight functions क्या हैं, क्या लेने चाहिए, और उनके with respect जो residue होता है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है Glaricans मेथड। और Glaricans मेथड्स जो हैं ये जनरलाइज मेथड है और देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल टेक्निक्स एंड पीपल आर वर्किंग डे बाय डे और एंड पब्लिशिंग अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन Glarical न्यूमेरिकल स्कीम्स। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड द मेथड ऑफ वेटेड रेजिडुअल्स भी इसे कहते हैं। अब ये मेथड का आइडिया जो है जनरली स्पीकिंग वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लेट अस कंसीडर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in two variables L U x y equals naught with Dirichlet boundary conditions. Dirichlet boundary conditions क्या होती हैं कि आपकी बाउंड्री जो भी है उस पे डेल्टा ओमेगा मैं नॉर्मली यूज करता होता हूँ, तो U एट द बाउंड्री अगर आपकी ओमेगा डोमेन है इट इज स्पेसिफाइड बाय सम फंक्शन, इट इज स्पेसिफाइड। नॉर्मली 0 हो तो हम कहते हैं कि होमोजीनियस Dirichlet boundary condition है। Glaricans methods is also based on the Ritz approximation, यानी कि Ritz approximation ही सबसे पहले इसने approximate करना है। जैसे Ritz method से हमने पिछली एग्जांपल को constraint problem को भी किया है minimize, in which case of course there is a residual। approximate है, exact solution नहीं है तो residual of course होगा। L of U approximate अगर मैं करता हूं तो वो 0 नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है। अब ये जो नॉन जीरो टर्म आ रही है, रेजिड्यू जो आ रहा है, इसको हमने मिनिमाइज करना है। ये रेजिड्यू लिया,
ये आपका फाई ऑफ जे है, फाई ऑफ जे जो है ये वेट्स हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. Gladden proposed using the basis function of the approximate solution also as the weights and requires that the integral vanishes. अब ये अगर रेजिड्यू जो है वो वैनिश हो रहा है, इसका मतलब है वी आर हैविंग बेटर एंड बेटर अप्रॉक्सीमेशन एज लॉन्ग एज दिस इज, ये एक्चुअली जीरो तो नहीं होता, जीरो के करीब करीब चला जाता है. फॉर जे इक्वल्स 1 2 अप टू सो ऑन एंड दिस यील्ड्स अ सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द कोफिशिएंट्स. अब ये जो कोफिशिएंट्स होंगे, जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन वाई अप्रॉक्सीमेशन हमारी आ रही है अल्फा नॉट फाई नॉट प्लस अल्फा 1 फाई 1 प्लस सोन अल्फा एन फाई एन, ये अप्रॉक्सीमेशन जो आ रही है, इस अप्रॉक्सीमेशन के जो ये कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं इन इंटीग्रल्स को और अप्रॉक्सीमेशन डालने का. एल जो है ये ऑपरेटर है, आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है. अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जब अप्रॉक्सीमेशन में डाल दूंगा और अप्रॉक्सीमेशन मेरी किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, ये जो है समेशन आई इक्वल्स 1 to n अल्फा आई फाई आई, ये जब मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो ऑफ कोर्स ये नॉन जीरो कोई आएगा, मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिपेंड करता है, और इसको मैं ज़ीरो करके ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगी जिनसे मैं अननोन्स अल्फा आईज का जो है डिटरमिन किया करूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ग्लैडन मेथड इन डिटेल बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट मोर और लेस, आई वुड नॉट से मोर और लेस द सेम, लेकिन रिट्स मेथड से ही नेक्स्ट स्टेप है कि आपने रेजिड्यू जो है वो कैलकुलेट करके जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है. अब ये मेरा एसएल सिस्टम आ गया, जो कि मैं आज शुरू के लेक्चर स्टार्ट में भी लेक्चर के मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू approximate or we are going to have some results about the eigenvalues and eigenvectors of the SL system. ये ऑपरेटर आपका, अगर if you remember कि ये L डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने डिफाइन किया था P of x y प्राइम प्राइम प्लस Q of x y, और ये मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ L of y equals minus lambda r of x y. तो दिस इज इन फैक्ट आइगन फंक्शन प्रॉब्लम, और ये जनरलाइज्ड जो है रेगुलर एसएल सिस्टम की बाउंड्री कंडीशन है. और यहाँ पे कंडीशन है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ये साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकते. सिमिलरली वी हैव b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये भी साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकते. ये now I am the objective of the next topic, which is SI system, is we want to have some information about the eigenvalues and eigenvectors of this ordinary differential equation. और इसकी आइगन वैल्यूज निकालना Q of x और P of x, ये फंक्शंस हैं x के, इट्स नॉट एन इजी टास्क अगर P of x और Q of x जो है वो कोई फंक्शंस दिए गए हों. This problem can be formulated as a problem in finding extreme values of suitable functions. अब ये suitable functionals क्या है, ये हमारा टॉपिक है. Rayleigh-Ritz method, the methods for finding approximate solutions of boundary value problems by use of variational principles are called Rayleigh-Ritz methods. अब ये थ्योरम है कि एसएल सिस्टम जो ये आपका है, इसकी आइगन फंक्शंस, ये थ्योरम है क्या, ये आइगन फंक्शंस जो है ये इस कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन होगा. द एक्सट्रीमल ऑफ आई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट जे इक्वल्स 1 आर सॉल्यूशंस ऑफ द एसएल सिस्टम. ये मैंने साबित करना है. अब ये कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है I सब्जेक्ट टू J, तो मैं ऑक्सिलरी फंक्शनल जो है वो मेरा क्या बनेगा, I प्लस लैम्डा J फ्रॉम x1 टू x2. इस ऑक्सिलरी फंक्शन का
अगर मैं आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो लिखूं, वो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस मैं साबित करूंगा कि वो ये वाली आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस बन रही हैं. लेट्स डू दिस वन. सो आई एम गोइंग टू प्रूव दिस वन. The extremal of this functional subject to this constraint are the solutions of the Sturm-Liouville problem. So I have calculated the auxiliary functional. अब इस auxiliary functional के लिए मैं Euler-Lagrange equations जो हैं वो लिखूंगा. Euler-Lagrange equations क्या हैं? वो ये हैं. इस इंटीग्रेंट को अगर मैं f से डिनोट कर दूं, if I denote this one by f, ये यहाँ पे dx नहीं है, then my Euler-Lagrange equations will be partial f over partial y minus d over dx partial f over partial y prime equals 0. अब partial f over partial y जो है वो मेरा क्या बनेगा? यहाँ पे तो y कोई नहीं है, minus 2q y minus 2 lambda r x y, ये मेरा पार्शल. अब पार्शल f ओवर पार्शल y प्राइम जो है ये मेरा क्या बनेगा? 2 p x y प्राइम, ये मेरा बन जाएगा. अब ये मैं आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. लेट्स सी. माइनस 2q y minus 2 lambda r of x y minus d over dx 2 p of x y prime equals naught. इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ. 2 कॉमन आ रहा है सबसे, कांस्टेंट भी है, आई कैन टेक इट आउटसाइड एंड आई कैन राइट इट एज d over dx p of x y prime प्लस 2 तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, q ऑफ एक्स y प्लस लैम्डा r ऑफ एक्स y इक्वल्स नॉट. इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से. दिस इज एग्जैक्टली द SL Sturm-Liouville इक्वेशन. So the आइगन फंक्शंस या आइगन वैल्यूज के लिए यहां से हमें एक हिंट मिल रहा है कि इस इक्वेशन में आइगन फंक्शन क्या होते हैं. सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कि वो आइगन फंक्शंस हैं. आइगन फंक्शंस या आइगन वेक्टर्स हैं. इसके सॉल्यूशन इस कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम के हैं. इसका मतलब है कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर लें, वी आर हैविंग द आइगन वैल्यूज. और कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, इसी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम का कोई ना कोई लिंक होना चाहिए ये लैम्डा जो आइगन वैल्यूज हैं उसके साथ, कि आइगन वैल्यूज के साथ क्या लिंक है इस लैम्डा का. ठीक है. ये थ्योरम तो कह रहा है कि एसएल सिस्टम के सॉल्यूशंस जो हैं वो वेरिएशनल प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन है. और वो वेरिएशनल प्रॉब्लम किस तरह का है? वो वेरिएशनल प्रॉब्लम ये है कि पी एक्स वाई प्राइम स्क्वायर माइनस क्यू एक्स वाई स्क्वायर और सब्जेक्ट टू अनदर कंस्ट्रेंट विच इन्वॉल्व्स द आर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स. ऑफ कोर्स ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर है. लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स टेक्स द रोल ऑफ द आइगन फंक्शंस while we formulate the variational problem. नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि अप्रॉक्सीमेशन में यूज हुआ करेगी कि ये लैम्डा को हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, वेयर द डिनोमिनेटर नीड नॉट टू बी इक्वल्स टू 1. डिनोमिनेटर जरूरी नहीं है 1 के इक्वल हो. ये आर द सॉल्यूशंस ऑफ Sturm-Liouville problems. These are the solutions of Sturm-Liouville problems. In other words, Sturm-Liouville problem जो था वो P of x y प्राइम का प्राइम लिख लूं प्लस Q of x y प्लस लैम्डा R of x
y इक्वल्स नॉट, ये स्टर्म ल्यूविल मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, SL इक्वेशन जो है, SL भी लोग इसको कहते हैं, S स्टैंड्स फॉर स्टर्म, L फॉर ल्यूविल, ये हमने शो करना है। अब लैम्डा को हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स ये जो है ये I/J है, जहाँ पे मैंने इसका नाम जो है, इस न्यूमरेटर का नाम मैंने I लिख दिया है और ये डिनोमिनेटर का नाम मैंने J लिख दिया है। अब I/J है। अब लैम्डा की अगर मैंने वेरिएशन लेनी है, वेरिएशन मुझे पता है कि ये फर्स्ट डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल अगर मैंने लेना है तो ये I भी एक फंक्शनल है, J भी एक फंक्शनल है, तो मुझे U/V फार्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा, J² J एज इट इज वेरिएशन ऑफ I माइनस I एज इट इज वेरिएशन ऑफ J। ये यहां पे मैंने देन वी हैव इफ लैम्डा इज एन एक्सट्रीमल वेरिएशन ऑफ लैम्डा इक्वल्स ये U/V फार्मूला जो है मैंने यहां पे लगाया हुआ है। सो by using the U/V formula I have this one, ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे I जो है, जो मैंने फंक्शनल लिखे हैं और इस इक्वेशन से ये न्यूमरेटर को मैंने I कहा है, डिनोमिनेटर को मैंने J कहा। फ्रॉम दिस इक्वेशन I have I इक्वल्स लैम्डा J। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मैं I की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से क्या आ रहा है, J वेरिएशन ऑफ I माइनस J लैम्डा, I की वैल्यू मैंने डाल दी लैम्डा J वेरिएशन ऑफ J डिवाइडेड बाय J²। सो I कैन हैव J कॉमन, वेरिएशन ऑफ I माइनस लैम्डा वेरिएशन ऑफ J ओवर J², ये J से घट जाएगा और 1/J। अब ये वेरिएशन है, तो वेरिएशन जो है ये आपको पता है कि ये लीनियर ऑपरेटर है, सो आई कैन राइट इट एज वेरिएशन ऑफ I माइनस लैम्डा J, ये वेरिएशन ऑफ डेल्टा लैम्डा ये आ गया। अब अगर इस फंक्शनल की, ये जो लैम्डा फंक्शनल हमने डिवीजन ऑफ टू फंक्शनल बनाया हुआ है, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू अकर करती है, तो वेरिएशन ऑफ डेल्टा लैम्डा शुड बी इक्वल्स 0, ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब है ये 0 होना चाहिए। यहां से मेरे पास क्या आ रहा है कि वेरिएशन ऑफ I माइनस लैम्डा J इक्वल 0। वेरिएशन तो आर्बिट्रेरी होती है, इट मींस I माइनस लैम्डा J इक्वल्स नॉट, I माइनस J इक्वल्स नॉट, ये मेरा क्या बन रहा है, ये तो मेरा ऑक्सिलरी नहीं बन रहा फंक्शनल, जो कि पिछली थ्योरम में हमने प्रूफ किया है, जो कि ये बन रहा है x1 x2 p ऑफ x y प्राइम स्क्वायर माइनस q ऑफ x y स्क्वायर माइनस लैम्डा x1 to x2 r ऑफ x y स्क्वायर dx इक्वल्स नॉट। ये तो मेरा ऑक्सिलरी फंक्शनल बन रहा है, और मैंने पिछले थ्योरम में प्रूफ किया है कि अगर इस ऑक्सिलरी फंक्शन की आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस ये बनती हैं, एसएल सिस्टम बनता है। हेंस दिस फंक्शनल, hence it is proved that if this functional has the extreme values अगर होंगी तो वो solutions of this SL system होंगे, क्योंकि इसी से ही हमने पिछला थ्योरम जो है वो यूज करके SL system है we can reach at the SL system। अब ये रिजल्ट जो है ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दे सकता है लैम्डास की, not only lambdas की approximate value, but we can approximate the functions solutions of SL system। SL system के solution भी approximate कर सकते हैं। वो ही काम जो है वो next slide पे किया हुआ है, how to find the eigenvalues and eigenfunctions of SL system along with the boundary conditions।
नोटिस दैट x1 इक्वल्स a हो गया हमारा पिछले रिजल्ट्स में जो हमने किया, x2 इक्वल्स b हो गया, शोज दैट वी कैन फाइंड द आइगन फंक्शंस ऑफ द SL equation by determine the non-trivial solution of y of x which satisfy this boundary conditions, इन boundary conditions को जो satisfy करता, which makes the ratio, जो कि last slide पे हमने i और j कंस्ट्रक्ट किए हुए थे, ये i है हमारा और ये j है, इनको क्या करें, एक्सट्रीम वैल्यू इनकी बनाएं, ठीक है। द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर द आइगन वैल्यूज, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो होंगी वो आइगन वैल्यूज होंगी और एसएल सिस्टम की, एसएल प्रॉब्लम की इक्वेशन की आइगन वैल्यू होंगी। इफ एन आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू आर गिवन बाय y1 एंड लैम्डा 1 रिस्पेक्टिवली, देन फॉर दिस आइगन फंक्शन y1 वी हैव दिस वन, यहाँ पे a और यहाँ पे b होगा रादर देन x1 एंड x2, और ये लैम्डा 1 इनफैक्ट इक्वल इसके होगा, इस एक्सप्रेशन के। अब ये मैं साबित करने लगा हूं कि अगर एसएल सिस्टम की कोई आइगन वैल्यू दी गई हो तो वो आइगन वैल्यू बाय दिस फॉर्मूला जो है ये डिटरमिन की जा सकती है। इसको मैं जो है ये प्रूफ करने लगा हूं। अब इन फैक्ट हमारे पास लैम्डा जो था वो इसके इक्वल था, a to b p of x y स्क्वायर माइनस q of x, y प्राइम का स्क्वायर है यहाँ पे y स्क्वायर है dx डिवाइडेड बाय a to b r of x y स्क्वायर dx, y स्क्वायर dx। अब अगर प्रॉब्लम क्या है कि ये मैंने साबित करना है कि अगर लैम्डा 1 आइगन वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एसएल इक्वेशन, एंड y1 आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन है, तो मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि लैम्डा 1 इक्वल्स लैम्डा है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। उसके लिए मैं y1 आइगन फंक्शन जो है वो ले लेता हूं और न्यूमरेटर जो है इस फार्मूले का उसको कंसीडर कर लेता हूं, a to b p of x y1 प्राइम स्क्वायर माइनस q of x y1 स्क्वायर d of x, ये बन गया मेरा, ठीक है। इस पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करता हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स y1 प्राइम स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं y1 प्राइम इंटू y1 प्राइम, तो इसको मैं सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेता हूं, a to b p of x y1 प्राइम इंटू y1 प्राइम माइनस q of x y1 स्क्वायर dx। अब p of x y1 प्राइम y1 evaluated at x equals a and x equals b minus a to b y1 as it is and p of x y1 प्राइम का प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी इसको मैंने किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आगे माइनस q ऑफ x जो है माइनस q ऑफ x, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको मैं कुछ नहीं छेड़ रहा इसको, dx, ठीक है। अब ये बाउंड्री कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहा है, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करने से ये मेरा टर्म्स जो है ये सारी जीरो हो जाएंगी। सो आई कैन हैव माइनस y1 a टू b माइनस, मैं कॉमन ले लेता हूं, ये इक्वेशन है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने,
So P of x y1 prime minus Q of x y1 और सारे का जो है कॉमन मैंने इससे y1 ले लिया dx। अब लैम्डा 1 जो था वो आइगन फंक्शन मुझे दिया गया है एसएल सिस्टम का। इट मींस के P of x y1 प्राइम प्लस Q of x y1 इक्वल्स है माइनस लैम्डा 1, आगे टर्म क्या है R of x y1 के, इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये जो है ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस साइन, ये सारे का सारा ये जो टर्म है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 R of x y1, ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये एसएल सिस्टम की आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज दी गई थी। इंटीग्रल a टू b, ये y1 पहले ही है, y1 स्क्वायर बन जाएगा dx। लैम्डा 1 रियल नंबर है, लैम्डा 1 यहां पे चला गया, a टू b R of x y1 स्क्वायर dx ये बन गया। अब लैम्डा 1 यहां से क्या बनता है, लैम्डा 1 इक्वल्स a टू b p of x y1 प्राइम स्क्वायर माइनस q of x y1 स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय a टू b R of x y1 स्क्वायर dx। ये बाय डेफिनेशन ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये बाय डेफिनेशन किसके है, ये तो लैम्डा के इक्वल है। सो लैम्डा इक्वल्स लैम्डा 1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो मैंने अभी साबित किया। इससे हम आइगन वैल्यूज जो हैं वो इवेल्युएट कर सकते हैं एसएल सिस्टम की, और आइगन वैल्यूज इवेल्युएट करने के साथ साथ आइगन फंक्शंस जो हैं वो भी इवेल्युएट कर सकते हैं। लेट्स डू क्विकली an example in which I have applied these concepts. Remark क्या है, it can be proved that the smallest eigenvalue is in fact the minimum of that functional, ये जो I over j इसकी minimum value है, smallest values SL system की। और SL system की eigen values जो हैं वो decreasing sequence में होती है, सब increasing sequence में सॉरी होती हैं। इसका जो रिजल्ट है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की किसी भी किताब में जो है वो आप देख सकते हैं। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल इस फंक्शनल की मिनिमम जो है वो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है। हैंस इस प्रिंसिपल को इस मेथड को हम कहते हैं रेलेस प्रिंसिपल टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द बाय यूजिंग द वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एसएल सिस्टम। Example, find approximately the smallest eigenvalue of the Sturm-Liouville system। ये Sturm-Liouville system है, इसकी exact values भी जो है eigen values और eigen functions जो है वो calculate किए जा सकते हैं और compare हम करेंगे। This is a special case of SL problem and we have this one। ये हमें पता है formula, यहाँ पे A और यहाँ पे B है। Assume that eigen function हम ये assume कर लेते हैं। बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे डालेंगे, हमारे पास a नॉट 0 आ जाता है, a3 इन टर्म्स ऑफ माइनस a1 और a2 आ जाता है। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे डालता हूँ तो मेरा आइगन फंक्शन जो है उसकी एक खास जो है एक्सप्रेशन आ जाता है। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं फंक्शनल जो मेरा लैम्डा इक्वल्स i ओवर j है उसमें डालूं तो ये a1 और a2 में अलजेब्राइक इक्वेशंस आती हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं a1 स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और b नाम रख दूं a1 ओवर a2 का, तो दिस इक्वेशन इन फैक्ट लैम्डा बिकम्स इक्वल्स दिस वन। अब ये
इस फंक्शनल का हमने मिनिमाइजेशन, इनफैक्ट ये रिट्स मेथड लगा रहे हैं हम इस पे, ठीक है। अब इसका मिनिमाइजेशन मैंने निकालनी है, तो मिनिमाइजेशन निकालने के लिए मुझे डी लैम्डा ओवर डी बी जो है इसको 0 करना पड़ेगा। डी लैम्डा ओवर डी बी यू ओवर वी फार्मूला लगाने के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद, आई हैव दिस फॉर्म, मेरे पास ये आता है। इसकी रूट्स जो है वो ये आती हैं। अब एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है। नेगेटिव रूट जो है वो मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू को देगी और एसएल सिस्टम की, रेगुलर एसएल सिस्टम की, और हम जो एसएल सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं वो रेगुलर एसएल सिस्टम ही है, उनकी कोई आइगन वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। सो माइनस वैल्यू जो है वो मैं इग्नोर करूंगा। लैम्डा पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं, बी की पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, तो लैम्डा मैं इवेल्युएट कर सकता हूं। लैम्डा की वैल्यू जो है वो ये आएगी। ये अप्रॉक्सीमेशन आ रही है किसकी? एसएल सिस्टम के आइगन वैल्यू की, और उस एसएल सिस्टम का आइगन वैल्यूज जो हैं वो इजीली कैलकुलेट की जा सकती हैं। द एनालिटिकल फर्स्ट आइगन वैल्यू इज पाई स्क्वायर, जो कि ये है, और एरर जो है वो ऑलमोस्ट 7% है। बी जो है वो a1 ओवर a2 हमने लिया था। अब आइगन फंक्शन निकालने हैं, तो a1 a2 की वैल्यू यहां से a1 इन टर्म्स ऑफ a2 निकाला जा सकता है, तो a2 की फॉर्म में आपके पास आइगन फंक्शन आ गया। सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ आइगन फंक्शन। अभी a2 कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी डिटरमिन करनी है, और जो कंस्ट्रेंट था उसको यूज करके यू कैन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस a2, जैसे हमने पिछले आज के लेक्चर में फर्स्ट एग्जांपल में किया है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अ लिटिल बिट। एक्सप्रेस इन वेरिएशनल फॉर्म द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग दिस। अब यहाँ पे डेरिवेटिव है, पहले डेरिवेटिव नहीं था, ये थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। एंड फाइंड द लोएस्ट आइगन वैल्यू एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन आपने डिटरमिन करना है। कंपेयर विद द एग्जैक्ट सोल्यूशन, कंपैरिजन करना है जैसे आज के ही हमने एग्जांपल में किया है। ऑब्टेन एंड अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द एक्सट्रीमल ऑफ द कर्व दिस वन एंड कंपेयर विद द एग्जैक्ट सोल्यूशन। इसका आपने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकालना है। आप रिट्स मेथड से भी कर सकते हैं, मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिनसे मर्जी करें, लेकिन आपने एग्जैक्ट भी इसको सॉल्व करके आपने इसका एरर जो है वो भी निकालना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये y प्राइम है, इस तरह के प्रॉब्लम हमने किए हुए हैं, लेकिन प्राइम के विदाउट प्राइम किया हुआ है। दैट विल मेक नॉट अ बिग डिफरेंस in the solution strategy of these problems. So we are almost at the end of our lecture. Let me tell you कि last lecture में कोई नया टॉपिक नहीं हम करेंगे. I will collect all the important topics or I will show you what we have done. और applications थोड़ी सी मैं उस पर भी बात करूँगा last lecture में. Till the next lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.